कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कॉन्ट्रैक्ट में जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। कि कोई बच्चा अगर किसी एग्रीमेंट में शामिल होता है, एग्रीमेंट को करता है, तो आखिर उस बच्चे के द्वारा किए गए एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या होगी। वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा, या इसमें और क्या क्या चीजों को ध्यान दिया जाएगा, इस बात को डिस्कस करेंगे आज स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट में। इस लेक्चर में ये देखेंगे कि आखिर सेक्शन 10 और 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात आएगी कि माइनर की पोजीशन क्या है। भारत में माइनर्स एग्रीमेंट की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे यहां माइनॉरिटी एक फैक्ट के रूप में देखी जाती है, न कि इंग्लैंड में जैसा कि उसे प्रिविलेज के रूप में मानते हैं। फिर इसमें आगे चर्चा करेंगे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 की। फिर बात उठाएंगे 1903 में मोहरी बीबी और धर्मदास घोष के मुकदमे के पहले इंडियन कोर्ट्स किन दो तरीके से माइनर्स एग्रीमेंट को इंटरप्रेट किया करती थी। 1903 में केस आती है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष की। यहां पर दो प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए गए। वो दो प्रिंसिपल्स कौन से थे, और यहां पर जाके स्टैब्लिश किया गया कि जब स्टैट्यूट ने लिख दिया है कि माइनर्स एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, तो माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। फिर बात उठेगी कि आखिर माइनर एग्रीमेंट्स के इफेक्ट क्या होंगे। तो माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट में आप स्टॉपेल नहीं हो सकता, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी कॉन्ट्रैक्ट में, माइनर अपने द्वारा किए एग्रीमेंट को रेक्टिफाई भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, लिमिटेड स्कोप जरूर दिलाया गया है रेस्टिट्यूशन का, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर बात उठेगी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के बेनिफिट के लिए है, माइनर के फेवर में है, तो उसका क्या होगा, तो उसे माइनर एग्जीक्यूट करा सकेगा, लागू करा सकेगा। अब इसके बाद आएंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिविलेज के रूप में है, ये वहां फैक्ट के रूप में डिस्कस नहीं किया गया है। जब हम इंग्लैंड में देखते हैं तो माइनर के द्वारा किए गए एग्रीमेंट तीन तरह के होते हैं। वहां पर ये एग्रीमेंट वॉइड होंगे, कब वॉइड होंगे इसकी चर्चा करेंगे, कब ये एग्रीमेंट वॉइडेबल होंगे, और किन सर्कमस्टांसेस में कौन से एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माइनर के खिलाफ भी लागू किए जाएंगे। इसके बाद बात उठेगी कि आखिर इंग्लैंड में और भारत में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहां डिफरेंसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं रिगार्डिंग स्टेटस को लेकर के, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अगर कोई सामान जो नेसेसिटी है उसको किसी व्यक्ति ने प्रोवाइड किया है तो उसके लिए माइनर की क्या लायबिलिटी होगी। फिर बात उठेगी इंसॉल्वेंसी को लेकर कि क्या भारत में किसी बच्चे को इंसॉल्वेंट घोषित कराया जा सकता है और क्या इंग्लैंड में ऐसा पॉसिबल है। और फिर लास्ट में बात उठेगी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की कि क्या भारत में माइनर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है और इंग्लैंड में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की क्या पोजीशन है। शुरू करते हैं स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को देखते हैं तो सेक्शन 10 को अगर लिटरल तरीके से पढ़ा जाए तो वहां पर यह बात निकल के आती है कि आखिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। और उसमें जो पहला एसेंशियल बताया गया है, वो पहली एसेंशियलिटी कहता है कि पार्टीज मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट वन। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और कॉम्पिटेंसी को डिस्कस किया गया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 यह कहता है कि पार्टी की कॉम्पिटेंसी के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए, एज में उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, और नंबर सेकेंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो अगर इसको निगेटिव वे में पढ़ा जाए तो इसका यह मतलब निकलेगा कि वो व्यक्ति जो कि एज में मेजर नहीं है और या जो साउंड माइंड का नहीं है, वो कोई भी एग्रीमेंट करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं माना जाएगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में माइनॉरिटी एक फैक्ट के रूप में देखी जाती है। फैक्ट कहने का मतलब यह एक तथ्य है कि अगर आपकी उम्र इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 को जब आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु डिडंट अटेन द एज ऑफ 18, ही और शी इज टू बी कॉल्ड एज ए माइनर। जब आप इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को देखते हैं सेक्शन 3 में, तो कोई भी व्यक्ति
जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है वो माइनर माना जाता है। अब यहां पर आपके मेंटल एज से कुछ लेना देना नहीं है। फैक्चुअली अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो हमारे यहां ये फैक्ट है कि आपको एक माइनर स्टेटस दिया गया है। और जब आप सेक्शन 11 को देखते हैं तो सेक्शन 11 ये मना करता है, कैपेबिलिटी नहीं दिखाता है किसी माइनर के पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जब आप केसेस के जरिए जाते हैं तो 1903 के पहले मोहरी बीबी और धर्मदास घोष के मुकदमे के आने के पहले तक इंडियन कोर्ट्स दो तरीके से माइनर एग्रीमेंट्स को इंटरप्रेट किया करते थे। कुछ इंडियन कोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन यह होता था कि माइनर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरी कोर्ट्स जो इंडियन कोर्ट थी उनमें से कुछ कोर्ट्स का यह मानना था कि माइनर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा। हां, अगर किसी एग्रीमेंट में माइनर के खिलाफ कोई लायबिलिटी इंपोज होनी है तो हम माइनर के खिलाफ लायबिलिटी इंपोज नहीं करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट वॉइडेबल होंगे। किसके विकल्प पे वॉइडेबल होंगे? दूसरी पार्टी के जो उस एग्रीमेंट में शामिल है। लेकिन 1903 में एक लीडिंग केस आती है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस के फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक बच्चे के द्वारा मॉर्गेज किया गया, एक माइनर के द्वारा मॉर्गेज किया गया। मॉर्गेज कर देने के बाद, मॉर्गेज मनी लेने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाता है। मुकरने के बाद जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट पहुंचती है। यहां कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया और उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अगर आप सेक्शन 10 और 11 को पढ़िए तो वो साफ साफ इनैक्टमेंट है, एक स्टेच्यूट है जो ये कहता है कि कोई भी माइनर किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपिटेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा और वो यहां तक वॉइड एब इनिशियो होगा कि अगर किसी बच्चे ने मॉर्गेज कर दिया है, मॉर्गेज करके मॉर्गेज मनी उसने अपने हाथ में ले भी ली है और अगर उसने उस मनी को कंज्यूम कर लिया, उस मनी को उसने अप्रोप्रिएट कर लिया, कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप उसके हाथों से वो पैसा वापस नहीं ले सकेंगे। आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिस्क आपके सर पे होगा। यहां पर मोहरी बीबी के केस में दो प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए गए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में कोर्ट ने यह कहा कि पहला यह प्रिंसिपल कि किसी माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इसके पीछे जो एक सिद्धांत काम करता है, पहला सिद्धांत यह है कि हमें माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि माइनर क्या करने जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस को समझने में अभी मेंटल तरीके से कैपेबल नहीं है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लेने में लॉ उसे अभी कंपिटेंट नहीं मानता, तो हमें माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर इस माइनर एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कहने के पीछे एक दूसरा प्रिंसिपल भी काम करता है कि हमें समाज के उन लोगों को भी सुरक्षित करना है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है जो एज में मेजर हैं और वो बच्चों के बचपन का फायदा नहीं उठाते। वो बड़ी ईमानदारी से किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन बाद में माइनर सिर्फ अपनी माइनॉरिटी, एज की माइनॉरिटी का फायदा लेकर के अगर एग्रीमेंट में डिच करते हैं तो ये नुकसान होगा समाज के उन लोगों का जो लोग एज में मेजर हैं और ऑनेस्टली अपने एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हैं। तो यहां पर प्रिवी काउंसिल ने जो दो प्रिंसिपल्स दिए, पहला प्रिंसिपल इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनर एज वेल एज दिस कॉन्सेप्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो is also in protection of the interest of those people who are major in age and have a very prudent mind and done his job in a very lucrative manner with such minor। तो यहां दोनों प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए गए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के मुकदमे में। अब बात करते हैं कि अगर माइनर ने एग्रीमेंट कर लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पहली बात, क्या माइनर स्टॉपेल से बाध्य होगा? प्रश्न उठता है कि आखिर स्टॉपेल कहते किसे हैं।
स्टॉपेल को अगर आप समझना हो तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 को देखना होगा। अगर वहां से देखें तो ये बात निकल के आएगी कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है या कुछ बिहेव किया है, कुछ आचरण है उसका, और उसके कहे हुए पर या किए हुए बिहेवियर पर किसी दूसरे व्यक्ति ने भरोसा किया और अपना स्टेटस चेंज कर लिया, तो पहले व्यक्ति को अब जो बात उसने कही है या आचरण में लाई है उससे पलटने नहीं दिया जाएगा। यह बात स्टॉपेल के रूप में मानी जाती है। लेकिन क्या यह स्टॉपेल बच्चे के खिलाफ लागू होगा? तो आंसर है स्टॉपेल बच्चों के केस में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि स्टॉपेल जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ लागू नहीं कराया जा सकता। अगर कोई बिहेवियर, कोई एक्ट किसी इंस्टीट्यूट में फॉरबिड किया गया है तो वहां पर स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट लागू नहीं किया जाएगा। केस आती है यहां पर सादिक अली खान वर्सेस जय किशोर की। सादिक अली खान के केस में क्या हुआ था कि एक बच्चे ने अपनी माइनॉरिटी को मिसलीड किया, उसने अपने आप को मेजर बताया और एक कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर कर गया। इंटर करने के बाद में जब उसे लगा कि अब इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में उसके ऊपर लायबिलिटी आने को है, उसे भी कुछ करना होगा, तो उसने अपनी माइनॉरिटी का फैक्ट सामने प्रोड्यूस कर दिया। यहां पर कोर्ट ने कहा कि यहां जो एग्रीमेंट माइनर की ओर से किया गया है यह बिल्कुल वाइड एब इनिशियो होगा और कोई स्टॉपेल लागू नहीं होगा, इस बात के होते हुए भी कि माइनर ने अपनी एज के बारे में मिसलीड किया है। नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के खिलाफ कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। यहां पर केस आती है जॉनसन वर्सेस पाई की। जॉनसन वर्सेस पाई के केस में एक माइनर ने अपनी एज के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हुए लोन हासिल किया और बाद में उस लोन को वो कंज्यूम कर गया। तो डीसिट के लिए यहां पार्टी ने कोशिश की कि उस माइनर को लायबल ठहराया जाए, उससे डैमेजेज लिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने कहा जॉनसन वर्सेस पाई के केस में कि माइनर के खिलाफ कोई लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंपोज नहीं की जाएगी। नंबर थर्ड जो पॉइंट आता है वो है नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन कहने का मतलब अनुसमर्थन, कि अगर आपने कोई लीगल काम किसी समय किया है, बाद में आप उस लीगल काम का जब आप उस कह लीजिए कि उस क्वालिफिकेशन को हासिल कर लेते हैं जो जरूरी थी, तो आप उसका अनुसमर्थन कर सकते हैं, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है और ऐसा एक इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है, यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहना है, इसलिए एक वॉइड एब इनिशियो काम का किसी भी माइनर के द्वारा भले वो कल मेजर हो जाए तब भी रेटिफिकेशन नहीं कराया जा सकेगा। मतलब अगर कोई माइनर मेजर होने के बाद अपने पहले के किए एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन भी कर दे तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, उसका स्टेटस वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा। अब यहां पर बात उठती है लिमिटेड स्कोप ऑफ रिस्टिट्यूशन की। आखिर रिस्टिट्यूशन से यहां कोर्ट कहना क्या चाहती है? तो यहां पर दो मुकदमे आते हैं। एक मुकदमा आता है लिस्ली वर्सेस शील का और दूसरा आता है खानगुन वर्सेस लखा सिंह का। अब यहां पहले रिस्टिट्यूशन को समझिए कि अगर आपने किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी 18 साल से छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट में आपने उस बच्चे को कोई अमाउंट दे दिया, कोई लोन दे दिया या कोई प्रॉपर्टी दे दी, तो अगर वो लोन, वो अमाउंट, वो प्रॉपर्टी जब तक उस बच्चे के हाथों में दिखाई दे रही है तब तक आप उससे वो लोन, वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट वापस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर उस बच्चे ने उस लोन का या उस प्रॉपर्टी का या उस अमाउंट को खुद के लिए यूज कर लिया, एप्रोप्रिएट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, अब आप उस बच्चे से वो लोन, वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसी को कहते हैं लिमिटेड स्कोप ऑफ रिस्टिट्यूशन। लिस्ली वर्सेस शील के केस में एक बच्चे ने अमाउंट लिया, लोन ले लिया और उस लोन के पैसे को उसने कंज्यूम कर लिया।
यहां पर कोर्ट ने कहा कि अब आप रेस्टिट्यूशन को क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसों में, अमाउंट में और लोन में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा। दूसरी केस आती है खान गुल वर्सेस लखा सिंह की। ये केस के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। लखा सिंह साहब जो थे ये एक माइनर थे। इन्होंने खान गुल को क्या किया, मामू बनाया सीधी तरीके में। लखा सिंह ने अपनी माइनॉरिटी स्टेटस में ही खान गुल से एक जमीन के टुकड़े का सेल का एग्रीमेंट किया और एडवांस के तौर पे 17,500 रुपए ले लिए और लेकर के उसको विधिवत उन्होंने अपने इस्तेमाल में यूज कर लिया। बाद में जब खान गुल ने कहा कि भाई अब मुझे जमीन का टुकड़ा ट्रांसफर करो, तो वो अपनी बात से मुकर गया। अब खान गुल साहब पहुंचे कोर्ट कि मिलाड तेल लेने गया, ये जो है जमीन के एग्रीमेंट का काम, पहले मेरे पैसे वापस कम से कम दिलवा दीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर 17,500 रुपए में से कुछ भी उसके हाथ में दिखाई देता है तो हम रेस्टिट्यूशन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज अगर उसने पूरे पैसे कंज्यूम कर लिए हैं तो किसी भी तरह का रेस्टिट्यूशन भी आपको हासिल नहीं होगा। अब बात उठते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल होते हैं माइनर के लिए। अब मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लायबिलिटी नहीं, जिसमें प्रॉफिट मिलना है, जिसमें राइट मिलना है किसी माइनर को, तो वहां क्या होगा, तो कोर्ट ने यहां माइनर्स के फेवर की बात की और कहा कि ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माइनर इन्फोर्स करा सकेंगे। केस आती है राघवाचार वर्सेस श्रीनिवास की। इस केस में एक माइनर ने मॉर्गेज किया, मॉर्गेज मनी को पूरी तरह हैंडओवर कर दिया, प्रदान कर दिया। यहां पर उस माइनर को राइट दिलाया गया उस मॉर्गेज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराने का। इसका मतलब कि कोई एग्रीमेंट जो किसी माइनर को फायदा देने वाली होगी वो माइनर के द्वारा एग्जीक्यूट कराई जा सकेगी। यहां एक और एक्ट काम करता है, इंडियन अप्रेंटिस एक्ट 1850 का। इंडियन अप्रेंटिस एक्ट कहां पहले लागू होता है ये समझिए। वो बच्चे जो कि ऑर्फन हैं, वो बच्चे जो कि डेस्टिट्यूट हैं, इन बच्चों को पब्लिक एक्सचेकर मनी के ऊपर ट्रेनिंग दिलाई जाती है। जब वो बच्चे रहते हैं तभी उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो बड़े होकर के भीख न मांगे, अपने लिवलीहुड को वो खुद अर्न कर सकें। तो इंडियन अप्रेंटिस एक्ट में ये बात लिखी हुई कि यहां अगर कोई ट्रेनिंग किसी बच्चे को दिलानी है और वो ट्रेनिंग अगर उस बच्चे के फायदे के लिए है, अगर उस बच्चे को अपने लाइफ में स्टैब्लिश होने के लिए है, तो वो एग्रीमेंट भी माइनर के फेवर में माना जाएगा। इसके साथ ही अगर शादी का एग्रीमेंट है, अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट है किसी माइनर के लिए, तो उसे भी जनरली कोर्ट ने माइनर के फेवर का एग्रीमेंट माना है। अब आप ये पूछेंगे कि माइनर के द्वारा की गई मैरिज तो आप वॉइड कह रहे थे। देखिए, माइनर के द्वारा की गई मैरिज जो होती है वो वॉइड नहीं होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं तो जब वहां वॉइड मैरिज की बात उठेगी तो केवल 3 ही ग्राउंड है जिस पर कोई मैरिज वॉइड हो सकती है। पहला, या तो पक्षकारों के जीवित पति या पत्नी हो, नंबर 2 या तो सपिंड का वायलेशन हो, या नंबर 3 कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। इसके अलावा जो कंसेंट वाला जो पार्ट आएगा सेक्शन 5 में, उसके आधार पर अगर वायलेशन है तो मैरिज केवल वॉइडेबल होगी। तो फिर बात उठेगी कि आखिर माइनर के मैरिज का क्या होगा। तो माइनर मैरिज ऑलवेज वैलिड होगी बट पनिशेबल है। पनिशेबल भी किसको है, जो पक्षकार उस शादी को कराएंगे उनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजन है। तो यहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। माइनर के द्वारा, माइनर के लिए अगर आप शादी का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो माइनर के फायदे में पढ़ा जाएगा, ऐसा कोर्ट्स का मानना है। अब आते हैं कि आखिर इंग्लैंड में क्या पोजीशन है। इंग्लैंड में माइनॉरिटी को एक प्रिविलेज के रूप में देखा जाता है। अब प्रिविलेज नाम से ही क्लियर है, आप हर समय इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि इंग्लैंड में जब आप देखते हैं माइनर्स के एग्रीमेंट को, तो वहां बड़ा आप आश्चर्य करेंगे कि वहां तीनों तरह के स्टेटस पाए जाते हैं। कुछ एग्रीमेंट वॉइड होंगे, कुछ एग्रीमेंट वॉइडेबल होंगे। अगर माइनर चाहेगा तो उसे वॉइड करा सकेगा,
जब तक वो वॉइड नहीं कराएगा उसके खिलाफ वो लागू होंगे। और कुछ एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे और माइनर के खिलाफ लागू होंगे। पहली बात उठती है कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे। अगर किसी एग्रीमेंट में माइनर ने लोन ले लिया है, अगर लोन आपसे माइनर ने ले लिया तो वो लोन वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर कोई सामान ले लिया है माइनर ने किसी एग्रीमेंट में, तो जैसा भारत में वॉइड है वैसा इंग्लैंड में भी वो वॉइड होगा। और अगर आपने किसी माइनर से हिसाब किताब करने का कोई एग्रीमेंट किया है, तो बच्चों से अगर आप हिसाब मांग रहे हैं तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो कहता है कि अकाउंट के भी जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड माने जाएंगे। अब आते हैं कि वॉइडेबल कौन कौन से होंगे। किसी कंपनी में अगर किसी माइनर ने शेयर खरीदे हैं, या किसी मैरिज का एग्रीमेंट किया है, या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के रूप में आ रहा है, या लैंड रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये 4 तरीके के एग्रीमेंट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लैंड में वॉइडेबल कहा गया है। कौन कौन से? शादी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड अगर एग्रीमेंट है उसे वॉइडेबल कहा गया है। वॉइडेबल कौन करा सकेगा? माइनर करा सकेगा। जब तक माइनर उसे वॉइडेबल होकर उसे वॉइड कराने के लिए कोर्ट में नहीं आता, तब तक वो वैलिड ही माना जाएगा। अब बात उठती है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वैलिड माने जाएंगे। तो यहां 2 एग्रीमेंट हैं। पहला है डिलीवरी ऑफ नेसेसरीज। अगर किसी व्यक्ति को जो माइनर है उसके जीवन में आवश्यक चीजें जो नेसेसरी आइटम्स हैं, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति ने डिलीवर किया है, तो ऐसे एग्रीमेंट इंग्लैंड में वैलिड माने जाएंगे। हमारे यहां सेक्शन 68 इस पे लागू होगा। सेक्शन 68 जो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में आता है, वो ये कहता है कि नेसेसरी, अगर किसी बच्चे को उसके जीवन स्टेटस को इंटरटेन करने के लिए आपने नेसेसरी चीजें प्रोवाइड की हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी से आप कंपनसेशन ले सकेंगे। आप उसकी प्रॉपर्टी से नेसेसरी चीजों की वैल्यू को आप ले सकेंगे। ऐसा इंडिया में सेक्शन 68 का कहना है। इंग्लैंड का यह कहना है कि वो जो डिलीवरी ऑफ नेसेसरीज का एग्रीमेंट होगा वो उस बच्चे के ऊपर लायबल होगा, वो उस बच्चे के खिलाफ इंपोज कराया जा सकेगा। और दूसरा, सर्विस का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर ने किया है, तो वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी माइनर के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके खिलाफ लागू कराया जा सकेगा। तो भारत में जहां माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बिल्कुल वॉइड है, इंग्लैंड में वॉइड भी है, वॉइडेबल भी है, और कुछ मामलों में ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं कि आखिर भारत और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है माइनर एग्रीमेंट को लेकर। पहली बात, स्टेटस को लेकर क्लियर है आपको कि भारत में अगर आप देखेंगे तो माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही बेकार का है, शून्य है। जबकि इंग्लैंड में देखेंगे तो कभी वैलिड, कभी वॉइडेबल और कभी वॉइड होगा। डिपेंड करेगा एग्रीमेंट कैसा है। नंबर 2 जो अंतर देखते हैं वो देखते हैं नेसेसरी के। अगर किसी व्यक्ति ने नेसेसरी सप्लाई की है किसी बच्चे को, भारत में अगर आपने किसी बच्चे को नेसेसरी आइटम प्रोवाइड किए हैं, तो उस बच्चे की प्रॉपर्टी से आप कंपनसेशन ले सकेंगे। नेसेसरी सामान का जो वैल्यू होगा वो आपको दिलाया जाए। इंग्लैंड में वो बच्चा पर्सनली लायबल होगा। भारत में पर्सनली लायबिलिटी इंपोज नहीं कराई जा सकेगी बच्चे के खिलाफ, चाहे भले आपने नेसेसरी आइटम प्रोवाइड किया हो, लेकिन इंग्लैंड में वो बच्चा पर्सनली लायबल होगा। तीसरी बात, क्या बच्चे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराया जा सकता है? तो भारत में बच्चे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कराया जा सकता, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा पॉसिबल है। और नंबर 4, चौथा जो अंतर है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। जनरली भारत में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा एंटरटेन नहीं करता, इंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे वैलिड माना जाता है, वो बच्चे के खिलाफ भी लागू कराया जा सकेगा।
अगर बच्चे ने कोई लायबिलिटी उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ली है तो वो लायबिलिटी उस बच्चे को निभानी होगी। इतनी बातें माइनर एग्रीमेंट के स्टेटस के बारे में मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 10 और 11 के माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटस क्या होगा माइनर एग्रीमेंट का, उसको समझाने में मेरा प्रयास सफल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेलकम होगा। और इसके साथ ही ये मेरी ओर से आपको एक गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, उन लोगों में जो लॉ को आसान भाषा में समझना चाहें, उन्हें रिफर जरूर करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक जो आपके सामने लेकर आऊंगा वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेकर होगा। और किसी ल्यूनेटिक व्यक्ति के द्वारा, कोई ल्यूनेटिक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, उस एग्रीमेंट का क्या स्टेटस होगा, क्या एक पागल आदमी भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, और क्या एक ठीक दिखने वाला आदमी भी जब पागलपन के दौरे में हो तो क्या वो एग्रीमेंट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इन बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।